हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाइडेंस प्रोग्राम में। हमने गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रथम पृष्ठ पर सामान्य अध्ययन का कंप्लीट कर लिया। इतिहास, भारतीय समाज और ज्योग्राफी से संबंधित सभी प्रकार की प्रक्रियागत स्थितियों को देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का देखा, कितने क्वेश्चन प्री में और मेंस में आते हैं, क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और आप वहाँ पर उसकी तैयारी कैसे करेंगे, आपको पढ़ने के लिए स्रोत क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र को पूरा करने के पश्चात आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र। यहाँ पर मैं बता दूं, द्वितीय प्रश्न पत्र लोक सेवा आयोग का जो भी संघ लोक सेवा आयोग के जो पेपर होते हैं उसमें 4 पेपर होते हैं, 4 टॉपिक होते हैं। इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको सामाजिक न्याय है, शासन व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो इनको हम एक एक करके सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज जैसे ही पहले पेपर को खत्म किया था उसी तरह दूसरे पेपर को भी देखेंगे। आज का जो विषय है वो है राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के चीज़ों को आज हम समझेंगे। सिलेबस में क्या कौन कौन से टॉपिक दिए हैं वहाँ पर मैंने इनको लिख लिया है एक साइड। साथ ही यहाँ पर प्री और मेंस में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, उसका विश्लेषण किया गया है। स्रोत आपको क्या पढ़ने हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछने के तरीके कैसे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। और एट द लास्ट आपको मैं बताऊंगा कि आपको पॉलिटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, यहाँ पर एक अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए पॉलिटी को पढ़ने को लेकर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो आपका संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस है, आई थिंक एक चीज क्लियर है। मैं हर बार वीडियो में कहता हूं आप लोगों के पास संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस होना चाहिए ताकि आप, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में काफ़ी सारी लाइनें लिखी होती हैं तो मैं उसका से एक संक्षिप्त स्वरूप ही लिखता हूं बेसिकली, ताकि एक आपको आइडिया लगे। बाकी आप सिलेबस में देख सकते हैं उसके हर एक शब्दों का मतलब क्या है, लेकिन एक डिटेलिंग वे में मैं आपको समझा दूंगा क्या चीज़ें हैं। देखिए, जो पहला जो पॉइंट कहता है वो है भारतीय संविधान। इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ किस तरीके से इसका निर्माण होता है, कौन कौन से तत्वों को इसमें समाहित किया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर इससे संबंधित सभी प्रकार के जो पहलू हैं उससे संबंधित आपका पहला टॉपिक यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में दिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था से इस टॉपिक को पिछले 5 सालों में क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं और प्री और मेन्स में ईयर वाइज ईयर चलिए देखते हैं। देखिए, 2015 की बात करता हूं मैं। प्री की बात करें तो यहाँ पर प्री में भारतीय संविधान संशोधन, निर्माण प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, सब जो सभी चीजें वहां पर उसके अंतर्गत आती हैं, वहां पर 6 क्वेश्चन प्री में 2015 में पूछे गए। मेंस की अगर मैं बात करूं 2015 में मेंस में कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे, तो 2 क्वेश्चन वहां पर मेंस में पूछे गए थे। तो 6 प्री में पूछे गए थे और 2 मेंस में उस क्वेश्चन को वहां पर 2015 में भारतीय संविधान, निर्माण प्रक्रिया, विशेषताएं, संविधान संशोधन जैसे टॉपिक्स को मिलाकर वहां पर पूछा गया था। इसी तरीके से 2016 की बात करते हैं। 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका प्री में वहां पर 2016 में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके अलावा जब मेंस का पेपर आया 2016 में तो वहां पर उन्होंने 4 क्वेश्चन इससे पूछ लिए हैं। तो भारतीय संविधान का जहां प्री में एक भी क्वेश्चन 2016 में नहीं, वही मेंस में वहां पर 4 क्वेश्चन इसको देखने को मिलते हैं। एक साल बाद 2017 की बात आती है, वहां पर प्रक्रिया फिर से उल्टी हो जाती है और यहां पर इस बार मेंस में के बजाय प्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। प्री में यहां पर 9 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए, जबकि मेंस में सिर्फ 2 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर प्रक्रियाएं बदलती रहती हैं। फिर अगले साल आता है 2018 की बात करते हैं। 18 में एक बार फिर से यहां पर प्री में ही क्वेश्चन पूछे गए, वो भी 3 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जबकि 2019 की बात करें तो वहां पर प्री में अगेन 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए, लेकिन मेंस में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए समझते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंस है। पहले प्री के आधार पर समझते हैं। प्री में यदि हम देखें 6, 0, 9, 3, 5 अर्थात प्री के लिहाज से यहाँ पर फैक्चुअलिटी बहुत है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, बहुत सारे संविधान संशोधन हैं, अनुच्छेद हैं, साथ ही वहाँ पर स्रोत क्या हैं, किस तरह के चार्टर उसमें निम्नलिखित हैं, किस तरह का संविधान बना है, संविधान समितियाँ कौन सी रहे, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जैसी सारी चीज़ों को लेकर एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है, एक अच्छी खासी रणनीति, एक अच्छी खासी हिस्ट्री है, एक अच्छा खासा वहाँ पर ट्रायंगल्स चीज़ों को लेकर बनते हैं। तो कई सारी चीज़ों का एक समावेश होने के कारण, फैक्चुअलिटी होने के कारण, विश्लेषण भी होने के कारण अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान का जो पहला टॉपिक है और इसीलिए यहां पर क्वेश्चन प्री के लिहाज से काफी ज्यादा पूछे गए हैं। मेंस के वाइस वर्सा वहां पर इंपॉर्टेंस कब आती है? देखिए, मेंस जो होता है पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, 4, 2, 0, 1 2018 और 19 की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन
उसके पिछले सालों की बात करें 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए थे, लेकिन पिछले 2 सालों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो क्या आपकी तैयारी की रणनीति होनी चाहिए कि क्या भारतीय संविधान संशोधन इत्यादि चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली यूपीएससी अपने आप में इंपॉर्टेंस इसकी बनाकर रखता है, या तो प्री के लिहाज से पूछेगा या तो मेंस के लिहाज से पूछेगा, वो कहीं ना कहीं इसको पूछेगा, इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना कैसे है चीज़ों को लेकर, देखिए उसकी अपनी एक रणनीति होती है, चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंस, कहीं ना कहीं चाहे प्री में आए क्वेश्चन चाहे मेंस में आए, लेकिन वहां पर क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये आप देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज में बांध के चलता हूं कितना डिफाइंड करता है आपको, 6 प्री में 2 मेंस में, 0 4 मेंस में अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रख देता है। इसके बाद 9 और 2 3 0 5 1, तो भूल जाइए, यहां पर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके आधार भी है, वहां पर आपके संवैधानिक न्यायिक प्रक्रियाओं को समझने की जरूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट यहां पर आता है, दूसरा पॉइंट यहां पर कहता है संघीय ढांचा। संघीय ढांचा कैसा है, भारत के कहते हैं जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो किस तरीके से संचालित होती है, संघीय ढांचा है। इसके अलावा वित्त हस्तांतरण, वित्त आयोग, यहाँ पर किस तरीके से वित्त का हस्तांतरण किया जाएगा, तो उससे संबंधित जो टॉपिक है यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए, क्योंकि अपने आप एक छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समाहित भी नहीं करता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर है भी नहीं डिफाइन करने को लेकर। तो इस लिहाज से ना ही प्री में और ना ही मेन्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन भी कभी कभार ही पूछे गए हैं। जैसे प्री की मैं बात करूँ, 2015 की बात करते हैं, 2015 में प्री और मेंस दोनों में एक एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। 2016 में एक भी क्वेश्चन ना तो प्री में आया और ना ही मेंस में आता है। 17 की अगेन बात करते हैं, दोनों में फिर से एक एक ही क्वेश्चन आता है। 17 में आपको प्री में और मेंस में एक एक क्वेश्चन पूछा गया। 18 की बात करें तो फिर से यहां पर प्री में एक भी क्वेश्चन नहीं है और मेंस में एक ही क्वेश्चन है। 19 की बात करें तो एक बार फिर से यहाँ पर दोनों में ना तो प्री में और ना ही मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, इसलिए कभी कभार हाईलाइटेड होने के कारण, जैसे कि वित्त आयोग का गठन हो गया, उन्होंने कुछ सुझाव दे दिए, कुछ परिवर्तन आए, किसी प्रकार के वहाँ पर विवाद हुआ, तो उससे कभी कभार आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, अन्यथा की स्थिति में वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं शक्तियों के पृथक्करण को लेकर, जो मूलतः केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर जो शक्तियों का वितरण किया गया है, पृथक्करण किया गया है, किस तरीके से उनको क्या क्या संवर्ती सूची है, अवशिष्ट सूचियां हैं, जो भी केंद्र है, संघ राज्य सूची है, राज्य सूची है, तो वहाँ पर जो भी आपको शक्तियों का पृथक्करण है, किस आधार पर है, संविधान में उसके बारे में क्या कहा गया है, किसको कितने विषय मिले हैं, किसके पास क्या शक्तियां हैं, कौन किस पर प्राधिकार स्थापित कर सकता है, किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो जैसी टॉपिक्स को लेकर यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शक्तियों के पृथक्करण का जो ये टॉपिक है, इससे कितने क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंस के आधार पर हम देखें तो पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिली, लेकिन हाल फिलहाल के समय में जिस तरीके से चीज़ें परिवर्तित होती रही हैं, केंद्र राज्यों के मध्य विवाद की स्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिली हैं, शक्तियों के पृथक्करण को लेकर चर्चा का विषय रहा है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रक्रियागत स्थितियों में आप परिवर्तन भी देख सकते हैं। 2015 की बात करते हैं, प्री और मेंस में सिर्फ एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन पूछा गया। 16 की बात करें तो दोनों से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 17 की बात करें तो प्री में 1 था, मेंस में 0 था। 18 और 19 में प्रक्रिया थोड़ी बदली। 18 में देखते हैं 2 क्वेश्चन प्री में और मेंस में 1 क्वेश्चन वहां पर आता है, और 19 में अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन यहां पर आपके मेंस में पूछे गए थे, प्री में 1 भी क्वेश्चन नहीं था। तो यहां पर हाल फिलहाल की घटनाक्रम के आधार पर पॉलिटी हमेशा बदलती रहती है, और इसलिए से कहीं भी किसी भी टॉपिक को छोटा बड़ा कम ज़्यादा के संदर्भ में हमें नहीं समझ रहे हैं, बल्कि हर एक टॉपिक को बराबर वहाँ पर दर्जा देते हुए हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ना है। चलिए अगले टॉपिक के बारे में आते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर संवैधानिक योजनाओं और विभिन्न देशों के साथ उसकी तुलना करता हुआ यहाँ पर टॉपिक है। जैसे कि भारत का यूएसए के लोकतंत्र के साथ तुलनात्मक अध्ययन, भारत का फ्रांस के साथ वहां पर अध्ययन, भारत का कौन से स्रोत कहां से चीज़ों को लिया जाए, जैसी चीज़ों को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन की बात करता है, संवैधानिक योजनाओं की बात करता है। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कभी कभार ही कोई क्वेश्चन आता है। देख सकते हैं 15 में प्री में 0 थे, मेन्स में 1 था। 16 में ना तो प्री में क्वेश्चन आया ना तो मेन्स में क्वेश्चन आया। 17 में भी वही हाल रहा, ना तो प्री में ना ही मेन्स में। 18 में भी प्री में कोई क्वेश्चन नहीं था, मेंस में एक क्वेश्चन है, और 19 में प्री में कोई क्वेश्चन नहीं, मेंस में क्वेश्चन है। तो अपने आप में यहाँ पर देखें तो 3 साल ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मेंस में पूछा गया है, प्री में कभी कोई क्वेश्चन इससे आता ही नहीं है। अब अगली बात करते हैं संसद एवं राज्य विधान मंडल से संबंधित प्रक्रियाएं, संसदीय प्रक्रियाएं, संसदीय के संदर्भ में वहाँ पे जो भी योजनाएं, पृथक्करण, शक्तियाँ, कार्य, प्रयोजन, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनका निर्माण, सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये टॉपिक है।
इसमें देखिए तो संसद और राज्य विधायिका के संदर्भ में जो भी टॉपिक है, इसमें लोकसभा भी आएगी, राज्यसभा भी आता है, साथ ही यहाँ पर राज्य विधानमंडल आएगा, आपका विधान परिषद आएगी, विधानसभा आएगा, तो उससे संबंधित सभी प्रकार की चीज़ों को लेकर क्वेश्चन देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के पहलुओं की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे लास्ट में बताऊंगा, जो आपके क्वेश्चन के आधार पर आपको वैसे भी डिफाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन प्री में 2015 में आए, मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 17 में अगेन प्री में 3 क्वेश्चन, मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं। 18 में 5 क्वेश्चन प्री में, मेंस में ये 3 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। 17 में आपको 5 क्वेश्चन वहां पर प्री में और मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए। 2018 की बात करें 7 क्वेश्चन प्री में और मेंस में 1 क्वेश्चन, और 2019 में 2 क्वेश्चन प्री में और मेंस में 0 क्वेश्चन। तो अपने आप में देखें तो प्री में 6, 3, 5, 7, 2 क्वेश्चन, यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मेंस की बात करें तो 0, 0, 3, 1, 0, मतलब मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना तो नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इनके लेकर क्या अधिकार, प्रक्रियाएं, शक्तियां, जो भी चीजें, विवाद, जो भी चीजें यहाँ पर बनती हैं, आयोग इत्यादि को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में अगेन यहाँ पर प्री और मेंस का अगर हम बात करें 2015 में 1-1 क्वेश्चन। 16 की बात करें तो प्री में 2, मेंस में 1। 17 में भी वही आंकड़ा है, प्री में 2, मेंस में 1। 18 की बात करते हैं, प्री और मेंस में 1-1, और 19 में 5 प्री में, 0 मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो अपने लिहाज से प्री में रेगुलर बेसिस से क्वेश्चन जरूर आता है, 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। सम टाइम 19 में तो 5 क्वेश्चन बने, बेसिकली की काफी सारी चीजों को लेकर हाईलाइटर रहा, न्यायालय को लेकर काफी सारे विवाद रहे, कार्यपालिका की कार्य प्रक्रिया को लेकर काफी सारी विवादित स्थितियां देखने को मिली थी, जिस कारण यहाँ पर चर्चा का विषय रहा और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अपने आप में कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बहुत ज्यादा टॉपिक पूछे नहीं जाते हैं, सम टाइम यहाँ पर कुछ चीजों को परिवर्तन लेकर क्वेश्चन ही बनता है। प्री में अगर हम देखें तो 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और मेंस की भी बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी 2016 और 2019 में। इसलिए यह प्री और मेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रखता है। मेंस के लिहाज से बेसिकली आप पढ़ भी सकते हैं, प्री के लिहाज से बेसिकली यहाँ पर कोई चीजें पूछी नहीं गई हैं। अगली बात करते हैं संवैधानिक पद कार्य, जैसे कि आपके राष्ट्रपति का पद हो गया और राज्यपाल का पद हो गया। तो इस तरीके के जो संवैधानिक पद की बात करते हैं, उनके पास क्या कार्य हैं, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, प्राधिकार हैं, उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें पिछले 5 सालों में, तो पहले 2015 की बात करें तो प्री में यहाँ पर 0, मेंस में 1। 2016 में एक भी क्वेश्चन ना तो प्री में ना ही मेंस में। 2017 में 1 क्वेश्चन प्री में, मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं है। 18 की बात करते हैं, 1 प्री में 2 मेंस में, और 19 में अगेन 1 प्री में 2 मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। तो पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं और प्री मेंस में दोनों में पूछा गया है। मेंस में ज्यादा हाईलाइटर रहे, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यपाल के पदों को लेकर एक लगातार चर्चा का विषय रहा, जो विवादित स्थितियां लगातार बनी रही, और साथ ही राष्ट्रपति के कार्यों को, प्रकृति को लेकर प्रश्न लगता रहा कि कठपुतली की प्रक्रिया की तरह कार्य कर रहे हैं, केंद्र सरकार के जो होते हैं एक नुमाइंदे की तरह कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन काफी हाईलाइटर रहे, वहां पर विवादित स्थितियां बनती रही, जिसके कारण यहाँ पर क्वेश्चन लगातार पिछले 2 साल से बने हैं। एट द लास्ट यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है, जिसमें संवैधानिक और विनियामक तथा अर्ध न्यायिक संगठन एवं निकायों की बात की गई है। सबसे लास्ट में जैसे कि आपके निर्वाचन आयोग हो गया, SC/ST आयोग हो गया, महिला आयोग हो गए, तो इस तरह के जो भी आयोग आपके बनते हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर प्री के लिहाज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस में जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इसकी प्रकृति को देख सकते हैं। प्री की बात करें तो पिछले 5 सालों में 2015 में 1, 16 में 0, 17 में 1, 18 में 0 और 19 में 1 क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। लेकिन मेंस की अगर मैं बात करूं 2015 में 1, 16 में 2, 17 में 2, 18 में 3 और यहाँ पर इस साल 19 में 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेंस में जरूर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्री में भी सम टाइम यहाँ पर रेगुलर बेसिस से क्या क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं पूरा विश्लेषण करने के पश्चात जो है कि ये क्वेश्चन बनता कितना है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो होते हैं क्वेश्चन हाईलाइटेड। अगर मैं बात करूं तो प्री का जो एवरेज है अगर मैं बात करूं तो वहां पर 15 से लेकर 20 और 22 तक के क्वेश्चन के आंकड़े जो होते हैं बैठते हैं आपके पॉलिटी के। पिछले 5 सालों के एवरेज है 15, 20, 18, 19, 14 इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मीन्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यही आंकड़ा 8 से 10 के बीच बैठता है, 7 से 10 के बीच बैठता है कि किसी साल 7 हैं तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
और आपको पता है कि मेंस में 20 को ही क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक में यदि एक सब्जेक्ट का इतना बड़ा इंपैक्ट है कि यहाँ पर वो 8 से 10 क्वेश्चन अर्थात 40 to 50% का वहाँ पर वो दायरा अपना बनाकर रखता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पेपर 2 के लिए, जहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन को डिफाइन कर सकता है। और प्री में भी यही हाल है, प्री में भी इसके क्वेश्चन आपके आराम से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा कहा जाता है जब भी आप स्ट्रेटजी बनाएं यूपीएससी को क्वालिफाई करने को लेकर तो वहाँ पर बहुत कट टू क्लियर होना चाहिए कि आपको 4 ही सब्जेक्ट पर अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। प्री को क्वालिफाई करने को लेकर आपका पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और आपका साइंस एंड टेक अच्छा होना चाहिए। यदि ये 4 टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं और बाकी पर आपकी थोड़ी बहुत भी पकड़ वहाँ पर है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत आपको रिमाइंड रहता है या फिर बाकियों को आप करंट के आधार पर भी आप स्टडी करके चले जाते हैं, तो आपका यूपीएससी प्री क्वालिफाइड हो जाएगा। उसमें कोई चांसेस वहाँ पर नहीं है कि आप वहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाएँ। और इसीलिए यहाँ पर पॉलिटी अपने आप में प्री और मेंस दोनों के लिए, मेंस के लिहाज से पेपर 2 का अपने आप का 50% है ये और प्री के लिहाज से यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी संदर्भ से अब आपको अगर तैयारी करनी है, आपको पता है कि प्री और मेंस के लिहाज से ये विषय कितना इंपॉर्टेंट है आपके क्वालिफिकेशंस के लिए, आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपको जो होता है पढ़ने के लिए यहाँ पर इसको किस तरीके से अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम स्रोत की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन और उसके पॉलिटी के प्रकृति की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपलिस्टिक आप सबको बुक पता है, एनसीईआरटी में हम 9 से 12 तक की आपकी एनसीईआरटी ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड बेसिस और वहाँ पर एक मूलभूत आयामों को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को स्थापित किया गया है, विद एग्जाम्पल वहाँ पर रखे गए हैं, चित्रात्मक स्थितियों को भी स्पष्ट किया गया है, तो आप उसको प्रिफर कर सकते हैं बेसिक चीज़ों के लिए। इसके अलावा हमने देखा कि कार्यपालिका, राज्य विधानसभा, विधानसभा तो संसद से लेकर कार्यपालिका, विधायिका, इन सारी चीज़ों को लेकर अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस के लिहाज से। इसलिए हमारी संसद एक आती है सुभाष कश्यप जी की, जो मुख्यतः इन्हीं सारी चीज़ों पर आधारित है। वहाँ पर हमारी संसद आप ले सकते हैं एक बुक, और ओवरऑल एक पैकेज के रूप में अगर आपको कोई बुक लेनी है तो यहाँ पर आप लक्ष्मीकांत जी की ले सकते हैं। इसके अलावा संवैधानिक और तथ्यात्मक चीज़ों की जानकारी के लिए बेयर एक्ट भी आती है, जो आप वहाँ पर ले सकते हैं। ये कुछ प्रक्रिया है। साथ ही करंट के लिए मैगजीन आप कोई ना कोई मंथली जरूर फॉलो करें कि सबसे ज़्यादा करंट यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉलिटी में वो करंट बेसिस ही बनते हैं। इसलिए मंथली कोई भी मैगजीन जो क्रॉनिकल है, विजन है मंथली, या फिर दृष्टि है, जो भी चीज़ आपको मैगजीन वहाँ पर बेटर लगती हैं, करंट को अच्छे से समाहित करती हैं या आपके पास उपलब्ध हैं, तो उनको आप वहाँ पर ज़रूर मंथली बेसिस करंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 4-5 स्रोत हैं, लक्ष्मीकांत है, सुभाष कश्यप है, बेयर एक्ट है, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी है, और आपको एक मंथली जो होती है करंट बेस को वहाँ पर आपको लेकर चलना है। तो ये सारे टॉपिक्स विश्लेषण हमने कर लिए, प्री और मेंस के लिहाज से देख लिए और स्रोत की बात कर लिए। अब बात करते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, जहां पर आपकी पॉलिटी की पकड़ अच्छी करनी है। तो पहला टॉपिक भारतीय संविधान, संशोधन, विशेषताएं, मौलिक अधिकार जैसी सारी चीज़ों को लेकर उसकी विशेषता क्या है, तो वहाँ पर भारतीय संविधान को लेकर आपको पहला टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद संसद एवं राज्य विधानमंडल का टॉपिक पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेगुलरिटी के हिसाब से 2 से 5 क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका से रहते, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। और एट द लास्ट यहाँ पर संवैधानिक विनियामक आयोग, समितियाँ, इसको लेकर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो 4 जो टॉपिक हैं जिसको आपको अच्छे से कवर अप करना है। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक हैं वो सम टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं, सम टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप पॉलिटी को एक बार अच्छे से, बहुत बड़ा विषय नहीं है, अपने आप में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से यदि पढ़ा जाए, अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, तो इसे बहुत आपको 1 या 2 बार 3 बार करके आप इसे अच्छा से फिनिश कर सकते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण किया तो हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन आता कहाँ से है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आता है इसके लिए आपको क्वेश्चन पर भी रिसर्च करनी होती है। तो आपने अभी ये समझा कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है और किस टॉपिक से पूछता है। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति, पॉलिटी में प्री और मेंस में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है, जैसे विषय विशेष आधारित प्रश्न। पॉलिटी की जो बात है वो बहुत स्पष्ट है। मैंने अब तक जो आपको विषय बताए हैं जिनका विश्लेषण मैंने किया है, ये उनसे काफ़ी अलग है। जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे विषय आपको इतिहास बताया हो या भारतीय समाज बताया या भूगोल बताया हो, वहाँ पर उनकी प्रकृति कहीं ना कहीं एक बहुआयामी प्रकृति को लेकर रही है। वहीं राज्य व्यवस्था जो है अपने आप में विषय विशेष आधारित है और उसी में वहाँ पर संकलित है।
और इसके क्वेश्चन देखने पर भी यही लगता है कि वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड अन्य चीज़ों से नहीं करता है, बल्कि अपने आप का ही एक समालोचनात्मक अवलोकन निरीक्षण करता हुआ एक विषय है। और इसको आप जितना ज़्यादा विश्लेषण अध्ययन करके, पक्ष विपक्ष करके चीज़ों को अध्ययन करेंगे, वो उतना ही अच्छा आपकी यहाँ पर पकड़ बनती है। कहते हैं कि यहाँ पर पॉलिटी अपने आप में एक न्यायिक प्रक्रियागत और तर्क वितर्क करने का विषय है, जहाँ पर हर एक चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वहाँ पर पक्ष और विपक्ष के लिहाज से है, जहाँ पर तर्क होते हैं, विवाद होता है, डिबेट होता है। और आप पॉलिटी को पढ़ते समय एक जो होते हैं खुले दिमाग से जाइए, वहां पर कोई विचार बनाकर मत जाइए और हर एक चीज को खुले दिमाग से सोचिए। साथ ही वहां पर पॉलिटी को पढ़ते समय जो चीजें लिखी गई हैं उस पर एक तर्क वितर्क की क्षमता जरूर रखिए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन वो वैसा ही पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है विषय विशेष आधारित प्रश्न। यहां पर अगर हम देखें तो संविधान, मौलिक अधिकार, राज्य के निजी तत्वों पर, अर्थात एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही लेकर वो उसी पर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर जैसे कि कोई भी निजता का अधिकार आ गया, जीवन जीने का अधिकार आ गया, तो वहां पर उससे रिलेटेड ही उन्होंने कोई विवाद चल रहा था, कोई कोर्ट पे PIL दायर की गई थी, उसी पर उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया गया जो मौलिक अधिकार से इंटरलेट करते हुए आपको पूछ लिया गया, तो आपको उसको वहां पर बताना है। इसके अलावा आयोगों पर आधारित क्वेश्चन, मैंने कई क्वेश्चन देखे जो बेसिकली कि आपको वर्तमान समय महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसमें मानवाधिकार आयोग है, या महिला आयोग की क्या भूमिका है, किस तरीके उनको क्या दायित्व हैं, या जो कमियां उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसी तरह SC ST आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मानवाधिकार आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली आपके आयोगों से लेकर उनके कार्य, अधिकार, शक्तियां, सुझाव, आपके सुधारात्मक स्थितियों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पद और कर्तव्यों को लेकर राष्ट्रपति है, कैग है और आपका राज्यपाल है, तो ऐसे जो संवैधानिक जो पद हैं उनको लेकर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके कार्य, अधिकार, शक्तियां, विवेक को लेकर वहां पर क्वेश्चन, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया हो तो उसी को आधार बनाकर उन्होंने पूछ लिया कि राज्यपाल के अधिकार, विशेष शक्तियां क्या हैं, सही है या नहीं सही है, या कैसा होना चाहिए, जैसी चीजों को लेकर पद विशेष आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यायिक अवधारणाओं को, न्यायिक अधिकरणों पर लेकर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि कुछ अर्धन्यायिक निकायों को लेकर पूछा गया है, अधिकरणों को लेकर पूछा गया है, न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों पर सवाल उठाते हुए क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक नियुक्तियां हैं, या फिर अन्य चीज़ों को लेकर जो भी निर्णय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या हाई कोर्ट दे रहा है, तो उसको वहां पर एक आधार बनाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये चीज़ें सही हैं, गलत हैं, कितना उचित है, सामाजिक परिदृश्य इत्यादि चीज़ों को लेकर। इसके अलावा तुलनात्मक स्थितियों के आधार पर भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर US एवं भारत दो विशाल लोकतंत्र हैं जिनमें यहाँ पर समानताएं और असमानताओं की स्थिति को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार यहाँ पर कुछ तुलनात्मक स्थितियों के आधार पर ये बहुत रेयर बनते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं संवैधानिक तुलना जैसी चीज़ों को लेकर यहाँ पर रेयरली ही यहाँ पर आपको पिछले 5 साल से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर ये रेयर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ बनते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पर प्रकृति, हर तरीके की प्रकृति मैं आपको लिखूंगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिख दिया है। इसके अलावा समालोचनात्मक क्वेश्चन पूछते हैं, शासन पद्धति को लेकर वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो किस प्रकार की शासन पद्धति है, वहाँ पर जो नियंत्रण है वो कितना उचित है, कार्यपालिका का या विधायिका का द्विधारी कह सकते हैं द्वैध शासन की एक प्रक्रिया संदर्भ में स्थापित किए हुआ शासन पद्धति है, इस तरह की समालोचना करिए। तो वहाँ पर इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सवाल उठाते हुए क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि जो प्रक्रिया वर्तमान में संचालित है, चाहे वो शासन पद्धति हो या फिर हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हो, उन पर एक समालोचनात्मक मूल्यांकन करता हुआ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा समिति और समूहों पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर हर तरीके के जो क्वेश्चन है वो मूलतः एक तरीके की प्रकृति में विशेष आधारित हैं, पॉलिटी से इतर या इंटरकनेक्टेड या बाहर किसी के विषयों के साथ बहुत जोड़ के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर समिति और समूह में दबाव समूह हो गया, लोक लेखा समिति की जवाबदेहिता हो गई, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने आप में पॉलिटी का क्वेश्चन हमेशा आपको पॉलिटी का ही होगा, एक सबसे आपका बड़ा फायदा ये है। लेकिन दूसरा यहाँ पर आपको एक चीज होनी चाहिए, आपको इसके पढ़ने की जो प्रकृति होगी वो बहुत ही कह सकते हैं कि तार्किक होनी चाहिए और इसको अलग अलग पक्षों से सोचना चाहिए। सम टाइम होता है कि वहाँ पर कोई जो विषय लिखा होता है वहाँ पर हर एक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, जो पुस्तक लिख भी रहा हो सकता है वो भी हो सकता है वो पर्टिकुलर किसी निर्णय को लेकर उसके अपने विचार हों और वो लिख देता है, या फिर उसने उठा के किसी का रख दिया है। तो वहाँ पर पॉलिटी पढ़ते हुए आपसे एक एज ए सिविल सर्वेंट अभ्यर्थी ये अपेक्षा होती है कि आप कह सकते हैं किसी का पक्ष मत लीजिए, बल्कि वहाँ पर एक खुले दिमाग से चीज़ों को पढ़िए। पॉलिटी में एक आपके दिमाग की जो न्याय की जो क्षमता है
उसको वहां पर विकसित करने की बात करती है। आपके कानूनों की जानकारी आपको कितनी होनी चाहिए, आपके संवैधानिक प्रक्रिया की स्थिति क्या है, यहाँ पर जो पद बने हैं उनकी अवधारणा क्या है, आप इसका किस तरीके से सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, वर्तमान समय इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एक तरीके से आपको एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप प्रशासन पद्धति कैसे चलती है और इसमें कौन से कितने अंग और किसकी क्या भूमिका को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर शासन पद्धति को स्थापित करने की कोशिश की गई है। और आपसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि आप जब इसका अध्ययन कर रहे हों तो वहां पर पूरे खुले दिमाग से इन चीजों के सभी पक्षों का एक समालोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए अध्ययन करना है। और यही आपके पॉलिटी के पढ़ने की रणनीति होगी। तो यहां पर अध्ययन की जो रणनीति है वो बहुत सिंपल और सरल है, लेकिन ये सरल तभी होगी जब आप इस पक्ष को समझ रहे होंगे। क्या, किस पक्ष को? देखिए, अध्ययन की रणनीति करंट आधारित है। यहां पर जो भी क्वेश्चन बनता है पॉलिटी में, अपने आप में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो करंट आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस लिहाज से आपको करंट में जो भी चीजें आ रही हैं उन्हीं का जो होता है अध्ययन करना है। विशेषता कहने का मतलब क्या है कि उन्हीं के आधार पर बाकी अन्य टॉपिक उससे रिलेटेड, जैसे कि मान लीजिए राज्यपाल के संबंधित कोई विवाद आ गया तो फिर राज्यपाल का विवाद ही आया है उतना ही नहीं पढ़ना है, बल्कि राज्यपाल से संबंधित अन्य आयामों को भी पढ़ना है, उसके कार्यक्षेत्र भी पढ़ने हैं, उसका कह सकते हैं नियुक्ति को भी पढ़ना है, उसके विशेषाधिकार भी पढ़ने हैं। तो वहां पर उससे संबंधित कुछ अगर विवाद हुए हैं या जो न्यायालय में गए हैं उससे संबंधित निर्णय आए हैं उनको भी पढ़ना है। तो मतलब फिर उस टॉपिक के सभी आयामों को वहां पर पढ़ना है। और इसको पढ़ने के साथ साथ कैसा करेंगे, आप उससे संबंधित कुछ अलग अलग चीजों को लेकर, अर्थात पर्टिकुलर टॉपिक को ही आप पॉलिटी के विषय विशेष का, अर्थात राज्यपाल का किस किस तरीके से एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। विश्लेषण करने में मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राज्यपाल के हर एक पक्षों का विश्लेषण कीजिए कि राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई हैं वो कितनी कारगर हैं, क्या वो किसी के अधीन तो काम नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो कितना कर रहा है, उसके पास अपने क्या करने की शक्तियां हैं। दूसरा होता है तुलनात्मक अध्ययन भी करिए, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो होते हैं शक्तियों को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, समालोचनात्मक मूल्यांकन करने को पूछा जाता है कि राज्यपाल का जो पद है वो एक तरीके से यहां पर राष्ट्रपति के कह सकते हैं कि एक अनुयायी, या कह सकते हैं कि उसके एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य में वहां पर कार्य कर रहा होता है, लेकिन देखा जाए तो यहां पर वो केंद्र सरकार के जो होते हैं प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो यहां पर क्या हुआ, आपको समालोचना भी करनी पड़ेगी, अर्थात उसमें पक्ष और विपक्ष तर्क वितर्क करता हुआ वहां पर क्वेश्चन भी बनता है। तो पॉलिटी जो पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। एक टॉपिक आया, उसके लिए आपको करंट पर ध्यान रखना है। करंट का जो टॉपिक आया उसको उठाइए, उसके बाद उसका विश्लेषण करिए, अलग अलग आयामों से पढ़िए, फिर उसके जो विवादित स्थितियां हैं उसके अलग अलग तर्कों के हिसाब से उसकी समालोचना करिए, उसके पक्ष और विपक्ष से संबंधित पॉइंट बनाइए और उसके हर एक पक्षों के संदर्भ में एक संतुलन स्थापित करता हुआ एक अंतर बनाने की, एक आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। तो पॉलिटी हमेशा इसी तरीके से पढ़नी है और यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्रमबद्ध अनुसार चलिएगा, यहाँ पर कोई चीज़ छोड़ के मत चलना कि यहाँ पर आपने भारतीय संविधान में पहले मौलिक अधिकार पढ़ लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर संघ राज्य संसद आ गया, आपने देखा कि यहाँ पर भारतीय संविधान पढ़ लेते हैं, उसमें आपको मौलिक अधिकार, राजनीतिक तत्व, जैसे मौलिक कर्तव्य, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे कार्यपालिका न्यायपालिका पढ़ लिया, संसद राज्य विधानमंडल पढ़ लिया, बाकी टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहीं से करके आ जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा, समटाइम यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समटाइम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहा है जहाँ पर रेगुलर बेसिस में प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस अवधारणा के साथ नहीं जाना है, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनी है, शुरू से लास्ट तक पढ़ना है, करंट को आधार बनाना है। जब प्री के जो होता है कभी भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर उससे संबंधित जो भी करंट डेवलप हो रहा है उसको भी देखते चलना है। इसके अलावा बहुआयामी एक रणनीति बनानी है, एक ही टॉपिक के हर एक क्षेत्र को कवर करना है। जब आप कवर कर रहे होंगे तो हर एक क्षेत्र का विश्लेषण करते चलेंगे, समालोचना करते हैं, पक्ष और विपक्ष के पॉइंट वहां पर बनाते चलेंगे और एक संतुलित आंसर को लिखने की भी कोशिश वहां पर जरूर करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पर उस टॉपिक से देखेंगे तो आपकी एक रणनीति क्या होगी पढ़ने की, वो बहुत स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप राज्यपाल पढ़ेंगे तो 5 साल के क्वेश्चन निकाल लीजिए और प्रीवियस ईयर में राज्यपाल से कितने क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं, क्या तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसके विशेषाधिकार शक्तियों को लेकर वहां पर क्वेश्चन मार्क किया गया है, क्या वहां पर उसके अधिकार विशेषताओं को लेकर उसके अन्य चीजों को पर चीज पॉइंट आउट किया गया है, विवादों को लेकर क्या राज्य और मुख्यमंत्री के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विवादों की स्थितियों की आधार बनाया गया है। तो जो भी चीजें हो सकती हैं आपको उससे रिलेटेड हर एक पहलू को कवर करके इसको पढ़ना है। तो एक सिंपल सी अप्रोच है, एक टॉपिक और उसके सभी आयामों को कवर करिए, पक्ष विपक्ष तर्क का विश्लेषण वहां पर उस पर करते चलिए और एक टॉपिक कंप्लीट होने के साथ साथ उसके करंट के डेवलपमेंट को भी अटैच करते चलिए। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। तो आज हमने यहां पर पॉलिटी के टॉपिक्स को देख लिया है, इसका विश्लेषण कर लिया है, सिलेबस चेक कर लिया,
प्री और मेंस में आए हुए क्वेश्चन हमने देख लिए, साथ ही कौन से टॉपिक ज़्यादा हाईलाइटेड रहे उनकी भी देख ली है, स्रोत आपको क्या होने चाहिए वो बता दिया गया, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति की चर्चा कर ली और हमने पढ़ने की यहाँ पर रणनीति को भी देख लिया आपने। तो आप इस गाइडेंस प्रोग्राम का लाभ उठाते रहिए, चीज़ों को समझते चलिए, अपने विषय पढ़ने की एक रणनीति को यहाँ पर स्पष्ट करते चलिए। और मेरा जो यहाँ पर गाइडेंस प्रोग्राम का एक तरीका है कि आप अपनी रणनीति में सुधार जरूर लेकर आएँ। जो गलतियाँ कर रहे हैं, अगर आप जैसा ये है अगर उसके अनुरूप आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें सुधार लाना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नए विषय नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम सामाजिक न्याय का टॉपिक आता है, तो सामाजिक न्याय के टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।